कहानी की शुरुआत होती है बलूचिस्तान के केच मकरान के एक राजकुमार से पुन्नू, कहते हैं कि वो जितना बहादुर था उतना ही शौकीन भी। और उस तक भांबौर शहर की एक लड़की सस्सी उसकी खूबसूरती के किस्से पहुंचे। और ये किस्से महज तारीफ नहीं थे। लोक कथाओं में अक्सर सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं होता, वो एक रूहानी कशिश का प्रतीक होता है। अच्छा। ससी, जिसे एक नाई परिवार ने पाला पोसा था, उसकी खूबसूरती की चर्चा ऐसी थी जैसे कोई दैवीय चमक हो। पुन्नू का सिर्फ इन किस्सों को सुनकर भांभोर तक चले आना ही दिखाता है कि ये कोई आम आकर्षण नहीं था। हाँ, ये कुछ और ही था। और जब वो भांभोर पहुंचा और ससी से उसकी पहली मुलाकात हुई तो किस्से हकीकत बन गए। हमारे सूत्रों में लिखा है, कहते हैं कि पहली बार उसे देखते ही ससी और पुन्नू दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पहली नजर का प्यार। हाँ, लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? लोग परंपरा में इसे इत्तेफाक नहीं मानते, इसे किस्मत मानते हैं। किस्मत। जी, ये वो जुड़ाव है जो पहले से तय होता है। उनकी पहली नजर महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि जैसे दो आत्माओं का पुनर्मिलन था, जिन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया गया था। इसीलिए पुन्नू ने बिना एक पल गवाए सस्सी से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। बिल्कुल, लेकिन यही कहानी में पहली और सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। सामाजिक दीवार। हाँ, ससी का परिवार एक साधारण नाई परिवार था। एक तरफ एक शक्तिशाली कबीले का राजकुमार और दूसरी तरफ एक आम लड़की। उनका परिवार जाहिर है इस रिश्ते से हिचकिचाया। उन्हें ये मेल नामुमकिन सा लगा होगा, और यहाँ हमें रुककर उस सामाजिक संरचना को समझना होगा। ये सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क नहीं था। तो फिर क्या था? खास तौर पे उस दौर के बलोच कबीलाई समाज में शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो परिवारों और कबीलों के बीच एक राजनीतिक और सामाजिक समझौता होता था। अच्छा। एक राजकुमार का इस तरह अपनी मर्जी से कबीले के बाहर और एक निचले माने जाने वाले तबके में शादी करना, ये सिर्फ एक गलत फैसला नहीं था। तो ये एक तरह का विद्रोह था। बिल्कुल, ये पूरे कबीले के शक्ति संतुलन और सम्मान, जिसे वो गैरत कहते हैं, उसके लिए एक सीधी चुनौती थी। पुन्नू का प्यार सिर्फ एक भावना नहीं रहा, वो एक राजनीतिक बयान बन गया था। हाँ, उसने अपने प्यार को साबित करने के लिए जो संघर्ष किया, अपने शाही पद को भूलकर एक आम इंसान की तरह सस्सी के परिवार का दिल जीता, वह उसके रिश्ते की गहराई दिखाता है। और जब उनकी शादी हुई तो ये सामाजिक दीवारों पर प्रेम की एक बहुत बड़ी लेकिन उतनी ही खतरनाक जीत थी। एक ऐसी जीत जो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि जो बात भांभोर में जश्न का सबब थी, वो केच मकरान में पुन्नू के परिवार के लिए अपमान का कारण बन गई। यहाँ से चीजें कैसे बिगड़नी शुरू हुईं? जब पुन्नू के भाइयों तक ये खबर पहुंची तो वो आग बबूला हो गए। उनके लिए ये सिर्फ एक नामंजूर शादी नहीं थी, ये उनके कबीले की नाक कटने जैसा था। और उनके पिता राजा जाम अरे, उन्होंने उन्हें पुन्नू को किसी भी कीमत पर वापस लाने का हुक्म दिया। यहाँ व्यक्तिगत खुशी और पारिवारिक सम्मान का वो सदियों पुराना संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है। और उनके वापस लाने का तरीका वो बहुत ही क्रूर था। उन्होंने एक साजिश रची। जी, वे भाईचारे का मुखौटा पहनकर भांभोर पहुंचे, शादी का जश्न मनाने का नाटक किया और उसी जश्न की रात में पुन्नू को नशीली शराब पिलाकर बेहोश कर दिया। इस तरीके पर गौर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने जबरदस्ती या लड़ाई नहीं की, उन्होंने भरोसे का गला घोंटा। हाँ, था कि उसके आगे भाई का भरोसा, उसकी मर्जी कोई मायने नहीं रखती थी। एक मिनट, तो उन्होंने उसे धोखा दिया शराब पिलाकर, जब वो उन पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा था? बिल्कुल। ये तो और भी ज्यादा कायरतापूर्ण लगता है। हाँ, और शायद यही वजह है कि ये घटना इतनी दर्दनाक लगती है। जोर जबरदस्ती में फिर भी एक खुलापन होता है, लेकिन धोखे में एक गहरा जख्म होता है। जब पुन्नू गहरी नींद में था, वे उसे ऊंट पर लाद कर वापस केच मकरान के लिए निकल पड़े। जरा सोचिए उस अगली सुबह के बारे में। सस्सी जब जागी होगी और अपने पति को पास नहीं पाया होगा, उसका दिल बैठ गया होगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, कि उसकी दुनिया, उसका प्यार उससे छीन लिया गया है। उसे एक पल में सब कुछ बिखर गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो टूटी नहीं। उस निराशा के अंधेरे में भी उसने हार नहीं मानी। उसी पल उसने फैसला किया कि वो पुन्नू को ढूंढ कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे रेगिस्तान ही क्यों न पार करना पड़े। और यहीं से सस्सी की यात्रा शुरू होती है, जो इस कहानी का दिल है।
ये सिर्फ एक भौतिक सफर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा बन जाती है। हमारे सूत्र बताते हैं कि वो धूप और रेगिस्तान की परवाह किए बिना नंगे पांव पुन्नू की तलाश में निकल पड़ी। ये सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। एक अकेली औरत तपती रेत पर, बिना पानी, बिना सहारे के। ये तो एक तरह से मौत को दावत देने जैसा था। सही कहा। लेकिन यहाँ रेगिस्तान सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है, ये एक प्रतीक है। प्रतीक? किस चीज का? रेगिस्तान की कठोरता, उसकी तपिश, उसका सन्नाटा, ये सब उन बाधाओं का प्रतीक है जो समाज और किस्मत ने उसके प्यार के सामने खड़ी कर दी थीं। अच्छा। उसका नंगे पांव चलना उसके पूर्ण समर्पण को दिखाता है। उसने सिर्फ अपना घर नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा, अपना आराम, सब कुछ त्याग दिया था। वो हराने जाने वाले से पूछती, क्या अब तुमने मेरे पुन्नू को देखा? उसके पैरों में छाले पड़ गए, गला प्यास से सूख गया, लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, पुन्नू। ये दृश्य उसकी हिम्मत और उसकी पीड़ा की एक बहुत ही शक्तिशाली छवि बनाता है। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आत्मा वो उसे आगे बढ़ा रही थी। यहाँ कहानी हमें दिखाती है कि प्रेम इंसान को कितनी असीम शक्ति दे सकता है। एक साधारण लड़की जो शायद महलों की रानी बनने वाली थी, वो एक बेरहम रेगिस्तान से लड़ने निकल पड़ती है, सिर्फ अपने प्यार के सहारे। हाँ, उसका प्यार अब सिर्फ एक भावना नहीं रहा था, वो उसकी पहचान, उसका एकमात्र मकसद बन गया था। लेकिन भौतिक शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। और आखिरकार वो सीमा आ गई। लंबा और कठिन सफर तय करते करते सस्सी प्यास और थकान से बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और अब उसका शरीर जवाब दे गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि यहीं से ये अलौकिक हो जाती है। हाँ, ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ यथार्थ और आध्यात्मिकता एक हो जाते हैं। हमारे एक सूत्र में लिखा है, कहते हैं कि धरती ने उसके दुख को सहन न कर पाने पर उसे अपने भीतर समा लिया। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये एक तरह की मौत थी? एक नजरिए से हाँ, लेकिन ये एक साधारण मौत नहीं थी। यहाँ हमें सूफी प्रभाव की एक गहरी झलक मिलती है। कई लोक कथाओं में प्रकृति का इस तरह हस्तक्षेप करना फना और बका के विचार को दर्शाता है। फना और बका? यानी अस्तित्व का मिट जाना और ईश्वर में विलीन हो जाना। सस्सी की भौतिक यात्रा खत्म हुई, लेकिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। धरती का उसे अपनी गोद में ले लेना, जैसे प्रकृति खुद उसके पवित्र प्रेम को स्वीकार कर रही हो। तो मतलब उसका प्रेम दैवीय हो गया था? बिल्कुल। उसकी मौत एक हार नहीं, बल्कि एक तरह का दिव्य सम्मान थी। अब कहानी वापस पुन्नू पर आती है। जब उसे केच मकरान में होश आया, उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ क्या धोखा हुआ है। हाँ, उसका दिल सस्सी के लिए तड़प उठा और वो बिना एक पल सोचे उसी रेगिस्तान के रास्ते पर वापस भागा, पागलों की तरह सस्सी का नाम पुकारते हुए। ये उस धोखे का प्रतिकार था। उसने अपने परिवार, अपनी रियासत, अपने कबीले की इज्जत सब कुछ ठुकरा दिया। क्योंकि सस्सी के बिना उसके लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं था। वो उस सामाजिक संरचना से भाग रहा था जिसने उसके प्यार को छीन लिया था। और भागते भागते, सस्सी को ढूंढते ढूंढते पुन्नू आखिरकार उसी जगह पहुंचा जहां सस्सी धरती में समा गई थी। वहां उसे सिर्फ एक ताजा बनी कब्र जैसी जगह दिखी। वो समझ गया, उसका दिल टूट गया। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं पर ये अमर हो जाती है। सही कहा, क्योंकि उसका अंत भी वैसा ही होता है। कहते हैं कि उसने उसी कब्र पर दुआ की और पुन्नू भी दुख में वहीं गिर पड़ा और धरती ने उसे भी अपने भीतर ले लिया। लेकिन क्या ये वाकई एक दुखद अंत है? या फिर ये उस परम मिलन का प्रतीक है जिसकी इजाजत दुनिया नहीं दे रही थी? तो एक तरह से जो मिलन उन्हें दुनिया में नसीब नहीं हुआ, वो उन्हें मौत में मिला। बिल्कुल। सूफी परंपरा में इसे विसाल कहते हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन या प्रेमी का अपनी प्रेमिका से अंतिम मिलन। यहाँ धरती ही उनके लिए वो माध्यम बन जाती है। तो उनका मिलन इस दुनिया से परे हुआ, एक ऐसे आयाम में हुआ जहाँ कोई सामाजिक दीवारें, कोई पारिवारिक बंधन उन्हें अलग नहीं कर सकता था। इस तरह दोनों प्रेमियों की आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गईं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक पंक्ति सब कुछ कह देती है, जो हमारे एक सूत्र में भी है, सच्चा प्रेम कभी हार नहीं मानता, भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो। सस्सी और पुन्नू शारीरिक रूप से हार गए, वे मर गए, लेकिन उनका प्यार जीत गया। और यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी जिंदा है।
आज भी सिंध और बलूचिस्तान के लोग उनके गीत गाते हैं, उनकी कहानी सुनाते हैं और उनके प्रेम से प्रेरणा लेते हैं। उनकी कब्र को आज भी एक पवित्र स्थान माना जाता है। बिल्कुल। इसका मतलब ये लोक कथाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं। नहीं, ये सांस्कृतिक मूल्यों, प्रेम के आदर्शों और विद्रोह की भावना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और याद दिलाती हैं कि कुछ भावनाएं समय और समाज से परे होती हैं। बिल्कुल। सस्सी पुन्नू की कहानी हमें ये सवाल पूछने पर भी मजबूर करती है कि हम अपने समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम को कितना महत्व देते हैं। क्या हम आज भी परंपरा और सम्मान के नाम पर व्यक्तिगत खुशियों का गला नहीं घोंट देते? ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और यहीं पर मैं आज की इस गहरी पड़ताल को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ देना चाहूंगा। एक सवाल हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए। जी। क्या प्रेम कहानियों का दुखद अंत, जैसा कि हमने यहाँ देखा, उन्हें खुशी खुशी साथ रहने वाली कहानियों से ज्यादा यादगार और शक्तिशाली बना देता है? क्या त्रासदी और पीड़ा प्रेम को उस तरह अमर बना देती है जैसे शायद खुशी कभी नहीं बना सकती?